तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक और न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप बात करते हैं प्लांट फिजियो की। और ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है बेटा प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे क्या होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं अगर आप बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे आप सबसे पहली टर्म की हम बात करें, वो टर्म क्या है बेटा, डिफ्यूजन। टर्म क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर आप बोलते हैं ये है डिफ्यूजन, तो आप किसको कहते हैं कि ये डिफ्यूजन कहलाया जा रहा है। डिफ्यूजन का मतलब है स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ, क्या मतलब है इसका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन फ्रॉम एन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां से कहां कर रहा है, हायर कंसेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, अगर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के पास यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है विच इज सेमी परमिएबल। जो कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल, मतलब वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने में अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है, इसलिए सेमी नाम दिया। अब आपने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स डाले, किस कंपोनेंट की यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा बनाया, और इधर की तरफ कुछ ही है। तो ये वाला एरिया क्या हुआ, हायर कंसेंट्रेशन वाला हुआ, हायर कंसेंट्रेशन वाला हो गया। और उधर वाला एरिया कैसा हुआ, लोअर कंसेंट्रेशन वाला, लोअर कंसेंट्रेशन वाला हुआ। तो अगर डिफ्यूजन होना होगा, अगर डिफ्यूजन होना होगा वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब फ्रॉम ए साइड टू बी साइड होगा। ये सिंपली क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, क्या होता है डिफ्यूजन, ये उसे बता रहा है। जो डिफ्यूजन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस, जैसे आप बात करते हैं कि कोई एक कंटेनर है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब आप क्या देख रहे हो बेटा, जहां से उसको मौका मिलेगा वो ज्यादा से कम की तरफ अपने आप जाना स्टार्ट कर देगा, विदाउट एनी एनर्जी, अपने आप कॉन्टिन्यूसली जाता रहेगा जब तक इक्वल नहीं हो जाता। यही होता है ना, जब तक इक्वल नहीं हो जाता। तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये है पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी, इसे एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, इसे एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रोसेस क्या कहलाया बेटा, डिफ्यूजन कहलाया। नेक्स्ट, अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफ्यूजन में ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ मैम, हम बोल दें, मैं अगर आपको बोल दूं कि टेम्परेचर ज्यादा है तो बताओ डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, या मैं कह दूं टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या होगा, वो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। जैसे पहला फैक्टर, इसकी मैं अगर आपकी बात करूं, अगर कोई कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन का डिफरेंस, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्यूजन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन के। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, ये देखेंगे।
मैंने इधर क्या कहा, इधर है पूरा फील्ड और इधर की तरफ सिर्फ इतना है, इतना ही अमाउंट है, तो इनके बीच में देख रहे हो इतना ज्यादा डिफरेंस है। वहीं एक और कंटेनर की बात करते हैं, समझने के लिए है ये सब, और इस कंटेनर में यहां पर है इतना और यहां पर है कितना, इतना। क्या दोनों के केस में डिफ्यूजन होगा, इस केस में और इस केस में, क्या दोनों ही केस में डिफ्यूजन होगा? आंसर है यस, यहां पर भी डिफ्यूजन होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन कहां पे ज्यादा होगा, रेट कहां पर ज्यादा होगा, वो होगा ए में ज्यादा, मतलब 1 वाले में ज्यादा एज कंपेयर टू 2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा है। कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसा है यहाँ पे स्टूडेंट, ज्यादा, और यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस कम है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम है। ये है पहला फैक्टर, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ये। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, विच इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिफ्यूजन के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल लिया है, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल लिया है, तो उसमें लेस डिफ्यूजन हो सकता है, वो आराम आराम से डिफ्यूज होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर मैंने वही एक छोटे साइज का लिया है, उसका डिफ्यूजन क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका डिफाइन करने का मतलब इतना सा था। नेक्स्ट जो चीज अब हम समझ रहे हैं, विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब हुआ, कोई हॉट चीज है, जैसे आपने देखा होगा जब कभी किचन के अंदर जो हमारी मदर होती है वो खाना बना रही है, तो उसमें जब गरम गरम खाना होता है, आपने देखा है ना, वो फ्रॉम वन प्लेस टू बहुत दूर तक उसकी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है कि अच्छा आज तो चावल बन गए हैं, लग रहा है ना, अब तो ये चीज बन रही है, तो हमें खुशबू आ जाती है ना। वो कैसे आ रही है, क्योंकि वो जो गरम खाना है, गरम गरम खाना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में डिफ्यूज हो रहे हैं, और एयर के डिफ्यूजन से वो ट्रेवल करके हमारे नोस्ट्रल्स तक पहुंच रहे हैं, और हम उसे स्मेल कर पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि हाँ क्या बन रहा है। यही तो प्रोसेस चलता है ना, हम डेली लाइफ में इसको फील भी कर रहे होते हैं। वहीं आप कोई ठंडा खाना रख दो, बिल्कुल जो फ्रीज से ठंडा हो चुका है या फिर नॉर्मल ठंडा हो चुका है, क्या आप उसे स्मेल, मतलब आप नहीं जान सकते कि क्या बना हुआ होगा पहले, है ना, वो नहीं पता कर सकते। तो जो गर्म खाना होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है स्टूडेंट, वो आप जल्दी जल्दी उसका डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो होता है ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। ये क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फॉर एग्जाम्पल, अब हमने किचन की और खुशबू की ही बात कर रहे हैं, क्यों ना इसके लिए भी वही देखें। किचन आपका है ग्राउंड फ्लोर पे, किचन ग्राउंड फ्लोर पे है, और ग्राउंड फ्लोर पे आपका रूम है जस्ट साइड वाला, उस किचन के साइड वाला, और एक आपका ब्रदर है जिसका रूम है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, है ना, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे। और वहां पे अब आपको तो पता चल गया जैसे ही कुछ बना किचन में कि अच्छा आज तो मम्मी ने ये बना दिया है, फिर आपको तो पता चला, लेकिन जो आपका कोई सिबलिंग अगर दूसरे फ्लोर पे है, क्या उसे पता चल पा रहा है? नहीं चल पाएगा, बहुत कम जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। आपके तो जस्ट साइड में है ना, आपको तो फटाफट खुशबू आ रही है, लेकिन जो इतनी दूर बैठा है उसको क्या आएगी? नहीं आएगी। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे, डिफ्यूजन कम होगा, और डिस्टेंस कम कर दोगे तो डिफ्यूजन जल्दी 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 हो जाएगा। यही चीज तो हमें समझनी थी।
तो ये था हमारा डिफ्यूजन। ये टर्म्स हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि पूरे वाटर ट्रांसपोर्ट में ऐसी ऐसी टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं और तब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है ऑस्मोसिस। चलिए अच्छा, मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑस्मोसिस और पीछे हमने बात करी थी डिफ्यूजन की, दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। चलिए, दोनों में ही आप बोलते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, ये आपको भी पता है। लेकिन क्या वहां पे भी क्या होता है और यहां पर भी क्या होता है। अगर आप डिफ्यूजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या चीज ट्रेवल होती है, वो होती है सोल्यूट। लिखा है ना मॉलिक्यूल, मतलब सोल्यूट जो ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन जब आप इसके केस में बात करते हैं, ये है वाटर की कंसंट्रेशन। वाटर ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां स्टूडेंट्स, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। क्या ट्रेवल कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं इस टाइम। तो जब वाटर ट्रेवल करता है उसे हम ऑस्मोसिस कह देते हैं, और जब आपका सॉल्यूट ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट एक टर्म आपने सुनी होगी जिसे हम कह देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, जैसे अगर मैंने ये एक कंटेनर लिया अगेन, एंड ये मैंने यहाँ पे वॉल लगा दी, वाटर का देखना है ना, तो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे बनाया, ठीक है, इनके अंदर कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रेवल किसका होने वाला है, वाटर का। तो ये वाटर हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस कर रहा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब अगर आप इस तरफ से जहां पे लोअर कंसेंट्रेशन है, मैं लिख देती हूँ, ये कौन सी साइड है बेटा, लोअर कंसेंट्रेशन वाली। अगर आप लोअर कंसेंट्रेशन वाली साइड से इतना प्रेशर लगाओ, क्या लगाओ बेटा, इतना प्रेशर लगाओ, क्यों लगाओ, ताकि आप क्या कर सको, स्टॉप कर सको, किसको, ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है, क्यों, टू कंप्लीटली स्टॉप, ताकि वो कंप्लीटली क्या कर सके बेटा, स्टॉप कर सके, किसको, एंट्री को, किसकी एंट्री को, ऑफ वाटर। इधर से क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है कि बस करो, तुम इधर की तरफ पानी अब मत भेजो, तुम इधर पानी अब मत भेजो, मतलब तुम अब ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। ये किसने कहा बेटा, ये किसका कहना है, ये है एक ऑस्मोटिक प्रेशर का कहना, जो किधर की तरफ लगाया जा रहा है, जहां पे कम कंसंट्रेशन है, जिधर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है उधर की तरफ लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। तो दिस इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड, ताकि हम कंप्लीटली स्टॉप कर सके, किसको, एंट्री ऑफ वाटर को। होपफुली बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने यहाँ पे बात करी है किसकी, किसकी बात कर दी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे बात कर दी है प्रेशर की, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर। चलिए मैं यही मेंशन कर देती हूँ। जब आप प्रेशर की बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, इट इज एटीएम या फिर बार, यही तो होगी। तो किसी भी अगर आप बात करते हैं बेटा किसकी, प्रेशर की यूनिट विच इज एटीएम, बार, यही सब होता है, ठीक है। ये सबसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को इवन हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी लिखेंगे तो हम क्या लिख देते हैं, पाई के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म जो आपकी आती है विच इज टोनिसिटी। विच इज टोनिसिटी। क्या होती है टोनिसिटी, अब हम थोड़ा इसको जानते हैं। देखिए, इट डिस्क्राइब हाउ एन एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेल्यूलर how an extracellular solution can change the volume of a cell by affecting osmosis। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है टोनिसिटी, कि कैसे कैसे कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर वाला एरिया, मतलब उसके बाहर का सॉल्यूशन, वो चेंज कर सकता है वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के अंदर के वॉल्यूम को, बाय अफेक्टिंग इट्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, अभी हम देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे ये रहा आपका एक कंटेनर, जिसके अंदर आपने एक सेल डाला हुआ है, और इसके अंदर क्या किया है, बहुत सारा लिक्विड डाला हुआ है, पानी भर दिया है, ये डाल दिया है पानी। अब बाहर के कंपैरिजन में अंदर का पानी कम है, यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन कैसा है बेटा, लो है, वाटर कंसंट्रेशन लो है। और जो ये आउटर एनवायरनमेंट है ये कह रहा है मेरा तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कह रहा है वाटर कंसंट्रेशन मेरा तो कैसा है स्टूडेंट्स, ज्यादा है, और ये कह रहा है वाटर कंसंट्रेशन अंदर वाला लो है। तो इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस क्या डिफाइन कर रहा था, ऑस्मोसिस कह रहा था जहां ज्यादा है मैं वहां से कम की तरफ ट्रेवल करूंगा, मतलब मैं यहां से यहां पे जाऊंगा, बाहर से अंदर, जिसकी वजह से ये कैसा दिखेगा कुछ टाइम बाद सेल, ये सेल जितना था उससे और बड़े साइज का दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, वाटर इनटेक कर लिया है, वाटर का इनटेक कर लिया है, पानी उसके अंदर चला गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो यही तो वो कह रहा था कि कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बाहर वाला कोई सॉल्यूशन, जैसे ये वाटर कंसंट्रेशन जिसकी हम बोल रहे हैं, मैं यहां लिख देती हूं, ये क्या है, ये है एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन। इसने क्या किया, देखो वॉल्यूम बदल दिया, यहां पे वॉल्यूम कम है ना सेल का, सेल वॉल्यूम कम है, सेल का साइज एंड ऑल सब कम है, और यहां पे देखो सेल बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया। चेंजिंग द वॉल्यूम बाय अफेक्टिंग ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस अफेक्ट हुआ ना, बाहर से अंदर की तरफ जाने लगा। इसी टर्म को हम क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं बेटा टोनिसिटी। इसे हम क्या कह देते हैं, टोनिसिटी। एक और टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब टोटल सोल्यूट कंसेंट्रेशन। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब टोटल सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है भाई, 5 मोलिक्यूल, 10 मोलिक्यूल, 100 मोलिक्यूल, 1000 मोलिक्यूल, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। एक गिलास पानी के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर कितनी आपने चीनी के दाने डाले हैं, चीनी के जो वो क्यूब्स दिख रहे होते, कितने डाले हैं आपने, 5 डाले, 10 डाले, 2 चम्मच भर के डाले, कितने डाले, तो वो क्या है, वो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है। तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन को हम टर्म क्या दे रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी। क्या टर्म दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट, सो द सॉल्यूशन with
लो ऑस्मोलैरिटी, लो ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर कम है, ऑस्मोलैरिटी अभी हो गया ना सोल्यूट, अगर सोल्यूट कम है दैट मींस वहां पे पानी ज्यादा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अब एग्जाम्पल के साथ हमने कहा ये रहे वो एक गिलास पानी की जो आप बात कर रहे थे, इस 1 गिलास वाटर में यहां तक पानी भरा हुआ था, इसमें आपने सिर्फ इतने से ही मॉलिक्यूल ऑफ शुगर डाले, तो इतने एरिया में घुल गए, बाकी का पानी फ्री है, बाकी का वाटर फ्री है। तो जितना कम ऑस्मोलैरिटी, जितने कम सोल्यूट, उतनी ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन होगी उसमें वाटर की, उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर बोले तो सोलवेंट, वो इंक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन देखो, ये रहा 1 गिलास वाटर जिसमें आपने ये पानी डाला हुआ था, और इसमें अब आपने क्या किया, भर के सॉल्यूट डाला हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा भाई, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो चाशनी देखी है जिसके अंदर से आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस दिखाई देती है ना, जो बिल्कुल भी मतलब उसकी डेंसिटी वगैरह बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि पानी वगैरह कम है ना वहां पे। अब आपने वहां सोल्यूट बढ़ा दिया तो वहां पे वाटर, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स तो कुछ बचे ही नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बोल रहे हो हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाए इन सॉल्यूशन, तो क्या होगा, क्या होगा, लो वाटर कंसेंट्रेशन, लो वाटर कंसेंट्रेशन हो जाएगी। ये क्या डिफाइन कर रहा था बेटा, ऑस्मोलैरिटी। होपफुली ये टर्म्स क्लियर। अभी हमने ऑस्मोलैरिटी जाना, टोनिसिटी जाना, उसके पहले डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जाना। चलिए इसके आगे बात करते हैं इसी के साथ हम। चलिए अब आपके सामने है, दे आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आप 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। पहला सॉल्यूशन हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक वाला, वैसे ही फर्स्ट वन इज हम कह रहे हैं हाइपरटोनिक। जब हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो क्या है, देखो दो चीज होने वाली है, एक बात हो रही है वही एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, जैसे हमने यहां लिखा था ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन, वो कैसा है। दूसरी हम बात करते हैं सेल कैसा है। तो जो आपका बाहर का सॉल्यूशन है वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स ज्यादा होती है, दैट मीन्स वहां पे वाटर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, अल्टीमेटली भाई कम हो जाएगी। और सेल उसका अपोजिट नेचर का है, सेल कहता है मेरे अंदर अब सोल्यूट कंपैरेटिवली कम है और जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे ये रहा आपका वो चैम्बर जिसके अंदर आपने ये फिल कर रखा है सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन है ये, और यहाँ पे आपका एक सेल है, ये रहा वो सेल, ठीक है, सेल है। सेल के अंदर क्या बोला गया, वाटर ज्यादा सोल्यूट कम, और बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या कहा, वाटर कम, वाटर कम है लेकिन सोल्यूट ज्यादा है। अभी ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, कहां से कहां की तरफ अब आपको ऑस्मोसिस होता हुआ दिखाई देगा। हमें पता है जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम की तरफ, वाटर ज्यादा कहां पर है बेटा, यहाँ, मतलब अंदर से बाहर, यस वेरी गुड, अंदर से बाहर की तरफ सेल आएगा, और कुछ टाइम बाद ये सेल कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ ऐसे। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इसने वाटर का लॉस किया है, वाटर का लॉस किया है। इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, सेल अंडरगोस,
या फिर ऐसे लिखो, सेल बिकम श्रिंक, वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि उसने वाटर का लॉस किया। और इसी टर्म को हम क्या कह देते हैं बच्चा, प्लाज्मोलिसिस। इसी को क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लांट के केस में ये टर्म क्या है, प्लाज्मोलिसिस। अगर हमने कैसा सॉल्यूशन लिया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म आ जाती है, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब हमने बात करी है हाइपोटोनिक अगेन, कि यहाँ पे जो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन है उसका क्या काम है, और जो आपका सेल है उसका क्या नेचर है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना उससे। वहां पे हमने क्या कहा था, वहां कहा था इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, डिक्रीज। दैट मीन्स वाटर कैसा होगा यहाँ पे, ज्यादा। तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आप क्या कह दोगे भाई, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट कम है। और जो यहाँ पे आप सेल रख रहे हो उसके अंदर वाटर कंसेंट्रेशन कम है, क्यों, क्योंकि वहां पे सोल्यूट ज्यादा है। तो यहां लिख देते हैं, सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है एंड वाटर कम है। तो अब ओस्मोसिस कहां से कहां होगी, अब ओस्मोसिस कहां से कहां होगी भाई, वो बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, कहां से कहां होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूं, ओस्मोसिस अकर्स फ्रॉम, कहां से कहां, हायर टू लो, मतलब फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, सॉल्यूशन से सेल की तरफ जाएगा। और सेल के अंदर आप सोचो ना, पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो कल को ये सेल कैसा हो जाएगा बेटा, स्वेल अप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सेल क्या बन जाएगा, टर्जिड। क्या बन जाएगा, टर्जिड बन जाएगा। ये ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, टर्जिड। क्यों बना, क्योंकि वो स्वेल अप हो गया है, वो क्या हो चुका है, स्वेल अप, है ना, मोटा हो गया है। चलो, ये था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, देखो टर्म से क्लियर है। आइसोटोनिक, तो आइसो मतलब जब भी आता है मतलब कोई ना कोई चीज हम इक्वल की बात कर रहे हैं, तभी हम क्या लगाते हैं बेटा, आइसो। आइसो का मतलब ही क्या है, कोई चीज इक्वल है तब हम कह देते हैं। जब कोई चीज इक्वल होती है ना तभी हम कह देते हैं, दिस इज अगेन योर सेल एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, सेल एंड सॉल्यूशन। तो जितनी कंसेंट्रेशन की वाटर की यहां पर है उतनी ही बराबर हो जाएगी यहां पर, ज्यादा अलग नहीं होगा। दैट मीन्स जितना सोल्यूट सेल में है उतना ही बराबर है यहाँ सॉल्यूशन वाले में। तो क्या कोई वाटर मूव करेगा, नहीं, नो मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर हिलेगा ही नहीं, बराबर है ना, नो मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मूव करेगा ही नहीं अब इस केस में। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, आपकी आइसोटोनिक। और इस टाइम पे जो सेल होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, फ्लैसिड। क्या कह देते हैं, फ्लैसिड। फर्स्ट वाले में क्या नाम दिया था सेल का, प्लाज्मोलिसिस हुआ। दूसरे वाले में क्या कह दिया, टर्जिड हुआ। तीसरे वाले में क्या कहा है बेटा आपका, फ्लैसिड हो जाना। क्या कह दिया है, फ्लैसिड हो जाना।
होपफुली पॉइंट क्लियर, होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आती है एक टर्म विच इज नोन एज टर्गर प्रेशर। क्या कह रहे हैं हम इसको? टर्गर प्रेशर। देखो प्रेशर है अलग, फिर से आ गया एक प्रेशर। समझते हैं यहाँ पे कौन किस पे प्रेशर पुट अप कर रहा है। सो इट इज द फोर्स या फिर प्रेशर विद इन द सेल, सेल के अंदर, विद इन द सेल दैट पुशेस, जो क्या कर रहा है? वो पुश कर रहा है, सेल के अंदर है जो पुश कर रहा है किसी चीज को, तो पुश कर रहा है। किसको पुश कर रहा है? दैट पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको पुश कर रहा है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सेल वॉल, अगेंस्ट सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टर्गर प्रेशर कुछ अलग है, देखो समझेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये है आपका एक प्लांट सेल, और ये जो येलो कलर से बनाई है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर की तरफ, क्योंकि प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके आउटर एक और उसके पास लेयर है विच इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? टर्गर प्रेशर। अच्छा टर्जिड सेल कौन हो रहा था? ये देखो, ये हो रहा था टर्जिड, उसी से वर्ड आया है टर्गर प्रेशर। क्यों कह रहे हैं टर्जिड? क्योंकि उसने बाहर से अंदर की तरफ बहुत सारा क्या एब्जॉर्व किया है बेटा? वाटर, पानी ले लिया उसने ऑस्मोसिस से, तो वो फूल रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो उस पानी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वाटर यहाँ आ रहा है। और जब यहाँ पे बहुत सारा पानी हो जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये वॉल्स अपने आप को फैलाएगी, ये वॉल्स अपने आप को फैलाएगी, फैलाएगी तो ये इस पे ऐसे प्रेशर लगाएगी कि भाई तुम भी थोड़ा बाहर की तरफ मूव करो, मेरे अंदर बहुत सारा वाटर फिल होता जा रहा है, मेरे अंदर बहुत सारा पानी फिल होता जा रहा है, तुम थोड़े अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दो, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दो। जब ओबेसिटी होती है ह्यूमंस में या किसी में भी, उसमें भी तो यही होता है ना, हमारी बॉडी के सेल्स या आप देखते हो मसल सब एक्सपेंड करने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, मोटे होने लग जाते हैं, है ना। वो भी ये सेल भी यही करना चाह रहा है, क्योंकि उसको मौका यही मिला है, उसको यही मिला है कि पहले अब उसके अंदर कमी थी, पानी घुसेगा तो वो फूल जाएगा ना, फूलेगा, पानी उसके अंदर फूल जाएगा, तो फूलने की वजह से टर्जिड हो जाता है, और टर्जिड हो रहा है तो वो अपनी इन वॉल्स को फैलाना शुरू करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा, ताकि और पानी आ सके। और उस केस में जब प्रेशर लगाया जा रहा है सेल वॉल पे ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज नोन एज योर टर्गर प्रेशर, उसी प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं बेटा? टर्गर प्रेशर कह देते हैं। उसी प्रेशर को क्या कह देते हैं? टर्गर प्रेशर कह देते हैं। नेक्स्ट टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी क्या है बेटा? ये एक पॉइंट है, इट इज द पॉइंट, मैं लिख देती हूं, इट इज द पॉइंट at which the cells membrane मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन pushes against सेल वॉल। ठीक है, ये क्या मतलब? जैसे ही पानी अंदर जा रहा है, जब तक सेल की कैपेसिटी है ना, वो प्रेशर नहीं लगाएगा, वो बुल्टअप नहीं करेगा, ये कुछ नहीं हिलेगा, वो लेता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसके अंदर अब इतना पानी हो चुका है, अब उसके पास कोई खाली स्पेस बची ही नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो वो एक पॉइंट जहां पर उसके पास कोई स्पेस नहीं है और अब उसको वो टर्गर प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, वो पॉइंट है टर्जिडिटी आना। उस पॉइंट को क्या कह दिया? टर्जिडिटी। वो पॉइंट जब अब सेल प्रेशर लगाना ही लगाना जरूर चाहेगा, क्योंकि उसके बिना अब काम नहीं हो सकता। होपफुली पॉइंट क्लियर। क्या है टर्गर प्रेशर, क्या है टर्जिडिटी एंड ऑल, जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें पता है हमारे कुछ कंडक्टिंग वेसल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? कुछ कंडक्टिंग वेसल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? थोड़ा सा जानना अबाउट आवर कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यू कह लो या फिर वेस्कुलर टिश्यू कह लो, दो टाइप्स के होते हैं, हमें भी पता है ना? दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से बच्चों? फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड। छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें अभी भी डाउट रहता है ना? फ से फ्लोएम, फ से फूड। ज से जाइलम, ज से जल, जल मतलब वाटर, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। और याद भी अभी के लिए यही रखना है, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं? वाटर का ही ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जाइलम है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी पॉइंट में हम। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है हमने इसे? कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है क्योंकि ये मोर देन वन सेल टाइप से बने हैं। मोर देन वन सेल टाइप से ये फॉर्म हुए हैं, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा डिफरेंट सेल से ये मिलके बने हुए हैं। हमें भी ये चीज पता है ना? नेक्स्ट, जब हम सब, क्योंकि हम वाटर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे बेटा जाइलम की। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं अबाउट द जाइलम। जो जाइलम होता है बेटा लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड, यस लिग्निफाइड होता है। मतलब वहां पे क्या ऐड है? दिख रहा है नाम से ही, लिग्निन। लिग्निन प्रेजेंट है। ठीक है। वाटर जाइलम जो होती है, जाइलम के जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, उसमें एक लिग्निन की लेयर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर इसी में मैं बात करती हूँ, कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं? मतलब जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, इनके पास भी प्रेजेंट है। हम बोलते हैं हॉर्स टेल, इसके पास भी प्रेजेंट है। मोसेस यहाँ प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे जान लिए जहां पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जाइलम के टिश्यू, मतलब जाइलम के अंदर कौन कौन से ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो उसमें हेल्प करते हैं उसके फॉर्मेशन में। तो अब हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू। देखो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वेसल्स, दूसरा ट्रैकीज, थर्ड, ठीक है, थर्ड जाइलम फाइबर, एंड फोर्थ जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं वेसल्स। वेसल्स का काम क्या है? ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? भाई वाटर है ना, तो सिर्फ वाटर को कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा? आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल, क्योंकि रूट में पानी में तो मिनरल होते हैं ना, इसलिए मिनरल, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। ट्रैकीड क्या कराते हैं बेटा? ये भी क्या करा रहे हैं? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। बस क्वेश्चन ये है कौन किस में करा रहा है। जो वेसल्स होते हैं ये आपके एंजियोस्पर्म्स में ये काम स्पेशली करवा रहे होते हैं। इनकी बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म्स में स्पेशली ये काम करवा रहे होते हैं। जाइलम फाइबर्स की अब हम यहाँ पे बात करते हैं।
कि जाइलम फाइबर्स क्या काम कर रहे होते हैं। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं दे प्रोवाइड लोड्स ऑफ सपोर्ट, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड। दे प्रोवाइड लोड्स ऑफ सपोर्ट, क्योंकि पूरे इतने लंबे लंबे बेटा रूट से लेकर टिप तक आप क्या देखते हो, पूरे में जाइलम के फाइबर्स अगर जा रहे हैं, जाइलम वेसल जा रही है, उनको सपोर्ट भी तो चाहिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उनको एकदम से रैप्चर ना हो जाए। तो उसके लिए कौन प्रेजेंट है? जाइलम फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है विद लोड्स ऑफ सपोर्ट टू द प्लांट्स। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं बेटा? ये लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, जिसका काम क्या है? फंक्शन। जैसे कोई भी सिक्रीशन करनी है, कोई भी सिक्रीशन करनी है पैरेन्काइमा करता है, एंड स्टोरेज करनी है तो ये भी यही काम करता है, क्योंकि लिविंग है ना, लिविंग सेल्स ही ये काम कर सकते हैं। तो ये लिविंग होने का यहाँ पे ये यूज है कि कोई सिक्रीशन देना होता है सेल्स को, वो ये देता है। और जहां स्टोरेज करनी होती है वो भी एक्स्ट्रा कोई चीज है, तो वो भी यही जो है जाइलम जो है वो काम कर पाता है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपकी एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसे कह रहे हैं आप कि ये वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल? ठीक है, ये क्या है आपका? ये हेल्प करता है किसमें? किसमें? वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वाटर का पोटेंशियल। कैसे हेल्प करता है? पहले तो है क्या? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी? बताओ किसकी? भी लिखा ही हुआ है वाटर की, तो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स? वाटर की पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स पास्कल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेड बाय साई। साई, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ साई भी लिख दो, काम बन जाता है। ठीक है, तो काम बन जाता है। वाटर पोटेंशियल, ये थोड़ा सा साइन को आपको याद रखना है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? कहाँ पे वाटर ज्यादा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा दिख रही है, वो रिप्रेजेंट करना चाहता है कौन? एक वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसी भी चीज का, मतलब किसी वाटर का कितना हो सकता है? कितना हो सकता है ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज, जो मैक्सिमम होता है पहले तो किसका अच्छा कितना होता है बेटा? 0। और किसका होता है जब आप बात करते हैं किसी प्योर वाटर की? प्योर वाटर मतलब उसके अंदर कोई भी सोल्यूट है ही नहीं, नो सोल्यूट। मतलब आपने अगर पानी के अंदर 1% भी सोल्यूट डाला तो वैल्यू नेगेटिव में ही जाएगी। तो जब जिसमें कोई भी सोल्यूट है ही नहीं, वो 0 दिखा रहा है, और वो एक मैक्सिमम रेंज है वाटर पोटेंशियल की, अगर हम प्योर वाटर की भी बात करें तो। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। उन सबका कैसा वाटर पोटेंशियल है? नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, एज कंपेयर्ड विथ किसके कंपेयर में? प्योर वाटर।
ठीक है, सभी सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट होगा प्लस सोलवेंट होगा। सोलवेंट का क्या काम है, किसको कह रहे हैं बेटा, वाटर को ही तो कह रहे हैं। तो जहां वाटर के साथ थोड़ा भी सोल्यूट आएगा तो अपने आप नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाएगी, अपने आप नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वाटर पोटेंशियल का, सिग्निफिकेंस मतलब हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्लांट में क्या ही हेल्प कर रहा होगा, ये प्लांट में क्या ही हेल्प कर रहा होगा, इसका सिग्निफिकेंस हम बोल रहे हैं। पहला सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करती हूं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्यों हमने बोला है वाटर पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज डिस्क्राइब करेगा जहां का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है उसकी मतलब, जहां पे कम है वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है ना, ये सब चीजें अब हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये पहली चीज डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, तो डायरेक्शन को मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि इसने डायरेक्शन इंपॉर्टेंटली बताई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हाइयर वाटर पोटेंशियल, जैसे मैंने अभी कहा ना, जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, हाइयर वाटर पोटेंशियल से किधर की तरफ, टू लोअर वाटर पोटेंशियल। टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, कहां से कहां ट्रेवल हो रहा है वाटर हमारा, फ्रॉम हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। ये बात समझ आई, इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट। अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर पोटेंशियल कहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ लोएस्ट वाटर पोटेंशियल, लोएस्ट वाटर पोटेंशियल कहां पर है, तो जो एरियल पार्ट होता है ना, एरियल पार्ट अभी हम पढ़ेंगे क्या है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, पॉइंट लिख लो कि जो एरियल पार्ट होता है वहां का वाटर पोटेंशियल सबसे ही कम होता है, 4th नंबर। एंड सबसे हाईएस्ट कहां पे होता है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कहां पे होता है, जो आपकी रूट्स होती है वहां पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे वहीं पे तो पानी का अमाउंट सबसे ज्यादा है ना, वहीं से ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए वहां पे सबसे हाईएस्ट है। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखना, सिग्निफिकेंस के जो पॉइंट लिखे हैं इन्हें याद रखना, इन्हें हमें याद रखना है। होपफुली पॉइंट क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं इस पूरे स्टेप को क्या कहना चाह रहे हैं। सी, ये है आपका एक प्लांट, यहां पे जा रही है उसकी रूट्स, और यहां पर इसके पास प्रेजेंट है, ये रही वो लीव्स। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझनी है। देखिए सबसे पहले वाटर कहां से स्टार्ट होता है, अब हम उसकी बात करें। देखो ये बाहर वाला इन्वायरमेंट पार्ट इज एरियल पार्ट, एरियल कौन सा है, जो हम इन्वायरमेंट में बोलते हैं ना, वो वाला पार्ट। और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है आपका रूट वाला। रूट वाला जो एरिया होता है वहां पे आप क्या देते हो बेटा, वाटर देते हो, यहीं पे देते हो ना पानी, जब पौधों को देते हो यहीं देते हो। तो इस रूट वाले एरिया में क्या देखने को मिलता है बेटा, रूट वाले एरिया का वाटर पोटेंशियल। अच्छा अब आप देखो, ध्यान से समझना, जब आपने सॉइल में वाटर दिया, पानी दिया, तो वो पानी के एकदम जैसे ही मिला और रूट ने ऐसे ग्रैब कर लिया कि नहीं मुझे दे दो, रूट को मत दो, मतलब सॉइल को मत होने दो, आप क्या देखते हो, पहले सॉइल ही गीली हो रही है, जब डालते हो तो सॉइल गीली हो जाती है, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर ही तो क्या गया है, उन्हीं के साथ तो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, तभी तो ऐसा हुआ। तो पहले एकदम से तो रूट के पास नहीं गया ना, रूट बाद में उस सॉइल से एब्जॉर्व कर रहा है कि मुझे दे दो मुझे दे दो, यही होता है ना।
तो यहाँ पे आसपास, इन आसपास के मॉलिक्यूल्स में सारे में क्या प्रेजेंट हो जाता है स्टूडेंट्स? वाटर। यहाँ पूरे में प्रेजेंट होगा ऐसे, यहाँ ऐसे प्रेजेंट होगा, ये है वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हो जाते हैं। क्या लेकिन एकदम से अवेलेबल होते हैं? आंसर होगा नहीं, एकदम से अवेलेबल नहीं होते। तो मैं अगर वहां पे लिखना चाहूं, आर मतलब रूट, रूट का वाटर पोटेंशियल, रूट का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा। कम होगा किसके कंपैरिजन में? सोइल के वाटर पोटेंशियल के कंपैरिजन। क्यों भाई? क्योंकि सोइल के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर कंसेंट्रेशन सॉइल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है बेटा? ज्यादा। तो इसका यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल अब ज्यादा हुई, और रूट की हम क्या कह रहे हैं बेटा? रूट में है वाटर पोटेंशियल कम। मतलब इसको आप ऐसे ही याद रखो कि जहां पे वाटर, मैं एक ऊपर ही नोट लिख देती हूँ यहाँ पे, कि जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर कहाँ ट्रेवल करेगा? फ्रॉम ज्यादा से कम की तरफ। जहां पे वाटर पोटेंशियल कम है उधर की तरफ वो ट्रेवल करेगा। बस इस पॉइंट को याद रखना है आपको, इस नोट को याद रखना है, ज्यादा से कम। तो तभी तो सॉइल से पार्टिकल्स अब मूव कर करके कहा जाएंगे? इन सॉइल से ये ट्रेवल करके रूट्स में एंटर करेगा, क्योंकि रूट में पानी की कमी है। ऑस्मोसिस यही तो है, ज्यादा से कम की तरफ जाना। तो सॉइल से कहा जाएगा बेटा? कम की तरफ। कम कहाँ है? रूट में। तो वो ट्रेवल करा रूट में। अब ये रूट के अंदर क्या होगा? अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है। रूट अब बढ़ती जा रही है किससे? पानी से। अब आप कंपैरिजन करो रूट का और एक स्टेम का, रूट और स्टेम में कंपेयर करो इस सेम चीज का। रूट के अंदर अब पानी भर चुका, रूट के अंदर अब पानी ज्यादा है। रूट के अंदर अगर अब पानी ज्यादा है तो रूट का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा स्टेम के वाटर पोटेंशियल से, क्योंकि स्टेम के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। कम है तो वाटर पोटेंशियल भी कम है। ये चार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है? इसमें थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वाटर पोटेंशियल कम ही रह जाता है, और रूट का हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ज्यादा हो जाता है। तो रूट में ज्यादा है लेकिन स्टेम में कम है, तो पानी अब धीरे धीरे नीचे से कहां तक पहुंचता जा रहा है? ऊपर तक। स्टेम में आ गया, स्टेम में आ रहा है। स्टेम के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? लीव्स की। स्टेम के बाद आ जाती है लीफ की। अब तो स्टेम में ज्यादा है, क्योंकि स्टेम में अब हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टेम का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है लीफ के वाटर पोटेंशियल से। सही बात है ना? सही बात है। क्यों? क्योंकि लीफ में फिर से बेटा क्या हो रहा है? वाटर कंसेंट्रेशन तो कम है। कम है मतलब यहाँ का वाटर पोटेंशियल भी, वाटर पोटेंशियल भी स्टूडेंट्स कैसा है? कम। सो वाटर कहां से कहां पहुंचेगा? जहां पे हाइयर है वहां से कम की तरफ, हाइयर कंसेंट्रेशन से लो की तरफ तो जाएगा। मतलब अब स्टेम से पानी कहां आ गया? लीफ में आ गया। लीफ के ऊपर का एरिया क्या नाम दिया? एरियल। जिसमें हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और पानी ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना? तो वो ऊपर क्यों गया? वो रीजन हमें समझ आ रहा है। वाटर पोटेंशियल का रोल था उसमें ऊपर जाने में, क्योंकि उस एरियल का वाटर पोटेंशियल सबसे कम है। मतलब आप ये बोलो लीफ के वाटर पोटेंशियल से भी जो आपका एरियल वाला है ना, एरियल वाला, उसका वाटर पोटेंशियल कम है। लीफ वाले से भी इसका वाटर पोटेंशियल कम है। तभी यहां से ट्रेवल करता हुआ पानी जहां पे ज्यादा थे वहां से कम 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 की तरफ जाता हुआ वो एरियल वाले पार्ट में, मतलब ट्रांसपिरेशन करके इवेपोरेट हो जाता है। सो ये उसका बेसिक रीजन था। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा सभी को। होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा सभी को, कैसे ये हेल्प करता है, कैसे क्या होता है। बढ़े आगे। चलिए
तो ये था हमारा वाटर पोटेंशियल, ठीक है, कैसे वो हेल्प कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। वाटर जो मेन था ना, अब हम उसकी तरफ बढ़ गए हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होना इन प्लांट्स। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगा था, जाइलम लगा, हमने पढ़ लिया। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, एक मास फ्लो होता है, मास फ्लो, या फिर उसे आप बल्क फ्लो भी कहते हैं, बल्क फ्लो। बल्क में पानी ऊपर तक जा रहा होता है, ना कि एक एक ड्रॉपलेट करके, बल्क में जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, वाटर, वाटर मूव्स थ्रू थ्रू सॉइल्स predominantly as bulk flow। कैसे जा रहा है बेटा, एज अ बल्क जा रहा है, ना कि नॉर्मल तरीके से जा रहा है, वो बल्क में ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट डिफ्यूजन, पढ़ के आए ना अभी। सो डिफ्यूजन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिफ्यूजन किसके लिए स्टूडेंट, जब हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं उसके लिए क्या आता है आपका, डिफ्यूजन। लेकिन हम अगर टिप तक की बात कर रहे हैं तो वहां डिफ्यूजन का रोल नहीं आएगा। तो इट इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन सेल एंड बिटवीन द सेल्स। ठीक है, जब हम सेल और कुछ 2-3 सेल्स के आपस की बात करते हैं ना, तो हम डिफ्यूजन वर्ड का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मास फ्लो फिर कब आता है, मास फ्लो फिर कब आता है, मास फ्लो फिर कब आता है, हमने क्या कहा, जब थोड़ी दूर तक जाना है, थोड़ी दूर तक जाना है तो डिफ्यूजन कर दिया, लेकिन कोई लंबा ट्रांसपोर्ट होना है तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। इसलिए मास फ्लो क्या करने वाला है बेटा, मूवमेंट होने वाला है इसमें ऑफ मैटर्स, किसमें, इन बल्क। ठीक है, किसमें जाने वाला है, बल्क में जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कहां से कहां जाने वाला है, बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स, जो पॉइंट्स कैसे होते हैं बेटा, बोल सकते हो आप, फार होते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल पास पास नहीं, दो कनेक्टेड सेल्स नहीं, थोड़े दूर दूर सेल्स की बात हो रही है, तब हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पे मास फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मास फ्लो हो रहा है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम समझते हैं, हमने पीछे क्या देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये वाटर है वो कहाँ जा रहा है, रूट्स के अंदर एंटर कर रहा है, रूट्स के अंदर जा रहा है। तो ये रूट क्या करती है, एब्जॉर्व। आप वर्ड क्या कहते हो, रूट एब्जॉर्व कर रही है वाटर को, तो हम वही लिखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि वाटर एब्जॉर्व कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने सेल्स इन्वॉल्व है, ऐसे। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो बेटा जो रूट हेयर्स होते हैं ना, रूट हेयर्स, ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। जैसे हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में हम विलाई पढ़ते हैं, दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, या हमारे लंग्स में हम एल्वोलाई पढ़ते हैं, वो भी कैसे हैं, वो भी सरफेस एरिया बढ़ा दिया है उन स्ट्रक्चर्स ने। तो वैसे ही यहाँ पे जो रूट हेयर्स है वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं बेटा, सरफेस एरिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। तो रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। नेक्स्ट, इट मेक्स कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहा है ये, सरफेस ऑफ रूट के और रूट एंड सॉइल के बीच में, क्योंकि सॉइल के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में इसने क्या बनाया, कॉन्टैक्ट बना दिया। ठीक है, विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है, किसके लिए, फॉर इफेक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन,
ताकि अच्छे से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके। कहीं पे पानी की कमी है तो वो रूट हेयर्स बहुत अंदर तक डेप्थ तक चले जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट को प्रोवाइड कर सके। तो ये किसका काम था? रूट हेयर्स का। किसका काम था बेटा? रूट हेयर्स का। तो रूट हेयर्स क्या है? दीज आर द प्राइमरी साइट जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये क्या है बेटा? आपके प्राइमरी साइट है फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के ही प्राइमरी साइट है। रूट हेयर्स की बात करते बेटा, रूट हेयर्स ना एक्सटेंशन होता है किसी का। इट इज एन एक्सटेंशन, मतलब बढ़ना, एक्सटेंशन। किसका? पहली लेयर का ही होगा क्योंकि रूट हेयर तो बाहर ही है ना। तो फर्स्ट लेयर विच इज एपिडर्मिस, विच इज एपिडर्मिस। तो रूट हेयर्स क्या कर रहे थे? एब्जॉर्ब कर रहे थे वाटर को। होपफुली बात समझ आई। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट को। किसको देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ रूट को ध्यान से समझेंगे। कितने सेल्स होते हैं ये एंड ऑल ये सब पढ़ेंगे इसमें। देखो फर्स्ट लेयर, सेकंड, ये देखो फर्स्ट नंबर पे क्या प्रेजेंट है? इस वाली लेयर से क्या रिलीज हो रहे हैं भाई? आपके हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स है ना वो ऐसे ही निकलते हैं फर्स्ट वाली लेयर से। तो ये क्या प्रेजेंट है? आपके रूट हेयर्स। दैट मीन्स हमने बोला एपिडर्मिस से आए तो फर्स्ट लेयर क्या है आपकी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अगली सेल्स की लेयर कौन सी होती है स्टूडेंट? कोर्टेक्स। कौन सी होती है? कोर्टेक्स रीजन होता है। उससे अगली लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर होती है? एंडोडर्मिस। ये देखो इस एंडोडर्मिस में मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस की लेयर। भाई याद रखनी है ये बात। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर प्रेजेंट है। क्या कॉर्टेक्स में है? नहीं। क्या एपिडर्मिस में थी? नहीं। कहाँ प्रेजेंट थी? एंडोडर्मिस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और इससे अंदर अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है आपका? जाइलम एंड फ्लोएम उसके बाद। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका होता है रूट का, अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, रूट का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इसमें एक वर्ड आया जैसा हमने बोला कैस्पेरियन स्ट्रिप। थोड़ा सा उसको जानते हैं। क्या कर रही है कैस्पेरियन स्ट्रिप? क्यों प्रेजेंट है? देखो एक मिनट, पहले एक डायग्राम को देखते हैं फिर हम इस चीज पे वापस आएंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप वाले पे। नहीं तो पहले वर्ड को समझ लेते हैं। ओके, वर्ड को समझते हैं फिर उधर जाएंगे। बेटा जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना ये वाटर की इम्परमिएबल होती है, मतलब वाटर को अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी। ये वाटर इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस लेयर। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इम्परमिएबल ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोफोबिक भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, फोबिक, जो वाटर को पास नहीं करेगी, वाटर विल नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप अगर एक बात करते हैं बेटा, दो पाथवे होते हैं, पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और कितने पाथवे बोले मैंने अभी, दो पाथवे प्रेजेंट है। कौन कौन से वो दो पाथवे हैं, एक आपने सुना होगा एपोप्लास्ट, और एक होता है सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। यस, अब हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो ये टर्म सुनी है ये याद रखनी है, कौन कौन सी, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है, लेयर कहां से स्टार्ट हो रही है, और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स दी एपोब्लास्ट एंड दी सिम्प्लास्ट पाथवे। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये रूट हेयर्स हैं, यही है वो रूट हेयर्स, और ये देखो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। तो ये जो ब्लैक कलर से जा रहा है, ये क्या जा रहा है बेटा, सिम्प्लास्ट पाथवे, ये क्या ट्रेवल कर रहा है, सिम्प्लास्ट पाथवे, देखो सिम्प्लास्ट पाथवे, ये देखो ये कहां कहां से जा रहा है। तो जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो कहां से पास कर रहा है बेटा, ये देखो सेल के अंदर अंदर से जा रहा है, मतलब सिम्प्लास्ट पाथवे वो साइटोप्लाज्म से होते हुए जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म से होते हुए जाता है। और अगर आपको प्लांट का पता होगा तो प्लांट के दो सेल्स ना आपस में कनेक्टेड होते हैं, देखो हर जगह रास्ते दिखा रखे हैं उन्होंने, हर सेल के बीच में रास्ता, ये देखो यहाँ पे ये सेल और ये सेल के बीच में देखो ये रास्ता है, ये रास्तों को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कहते हैं हम इनको। तो जो आपका सिम्प्लास्ट है वो कहां से जा रहा है, साइटोप्लाज्म के से होता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ ये देखो आगे बढ़ रहा है। और देखो लेयर्स दिखाई है, पहली सेल की लेयर, दिस फर्स्ट वन, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये वाली सबसे आगे वाली, देखो इसी से ये देखो ये रूट हेयर्स निकले हैं, ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ये कौन सी है बच्चा, एपिडर्मिस है, फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर देखो ये कुछ 4-5 लेयर थिक मेम्ब्रेन है विच इज कोर्टेक्स, कौन सी सेल की लेयर आ गई है, कोर्टेक्स लेयर आ गई है, बात क्लियर। फिर अगली वाली जो देखो ये लिखी हुई एपिडर्मिस, फिर जो ये सर्कुलर कलर में दिखा रखी है ये कौन है आपकी, एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस पहली थी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर है एंडोडर्मिस, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, अब इधर आओ, तो सिम्प्लास्ट पाथवे कहां से जा रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ, उसके प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्शन से होता हुआ। वही बात करते हैं स्टूडेंट्स एपोप्लास्ट पाथवे की, किसकी बात कर रहे हैं, एपोप्लास्ट। ये देखो एंट्री तो इसने करी, लेकिन ये देखो ये तो सेल, ये तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से जा रहा था, क्या ये साइटोप्लाज्म से जा रहा है, ये कहां से जा रहा है, ये तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से जा रहा है, इंटरमेम्ब्रेन के स्पेस से जा रहा है, स्पेस से जा रहा है, ये देखो बिल्कुल सेल में तो एंट्री नहीं कर रहा, ये देखो बाहर बाहर पेरीफ्री से होता हुआ जा रहा है, ये देखो पूरा एंड तक, अरे बाप रे, और ये देखो ये हमेशा सेल के बीच में से होता हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ पे इस रीजन को देखो, ये रेड कलर क्या डिफाइन कर रहा है, दिस रेड कलर क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या है ये, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और देखो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने जूम करके दिखाया, कैस्पेरियन स्ट्रिप स्टूडेंट सेल के यहाँ देखो साइटोप्लाज्म एरिया में नहीं है, नो कैस्पेरियन स्ट्रिप इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो कहां है, तो कहां पे है, ओनली इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस वाले एरिया में है, जहां जहां इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होती है। अब ये मैम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस क्या है, देखो समझो, हमने बोला प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल में आउटर सेल वॉल होती है,
और इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके बीच का जो ये स्पेस है ना, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन। और इसी इंटर मेम्ब्रेन में हम क्या कह रहे हैं बेटा, क्या प्रेजेंट है, आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बताओ कौन सा पाथवे ऐसा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए कि कौन सा ऐसा पाथवे है जो इसकी वजह से अफेक्ट होगा। वही होगा जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का यूज कर रहा है, जो नहीं करेगा उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एपोप्लास्ट क्या कर रहा है, देखो आगे जाके, ये देखो हर पूरे टाइम रास्ते में से साइड में से आ रहा था, और अब देखना उसको, अब देखो यहाँ पे कैसे सेल के अंदर घुस गया, देख रहे हो यहाँ पे कैसे सेल के अंदर घुस के अंदर गया, मतलब यहां तक पूरे टाइम ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे रहा, लेकिन जब जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप मिली वो उसने अपना पाथवे चेंज कर लिया, वो तो अंदर से जा रहा है, और ये इसको तो कुछ इफेक्ट करेगी नहीं। क्या सिम्प्लास्ट को कैस्पेरियन स्ट्रिप कुछ करेगी, नहीं, नो इफेक्ट ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप का तो इस पे कोई असर होगा ही नहीं, तो किस पे होगा, ओनली एंड ओनली एपोप्लास्ट पे। तो एपोप्लास्ट पे लिख दूं मैं, ठीक है, ये क्या करेगी बेटा, अफेक्ट होगी, अफेक्ट बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप से ही अफेक्ट होगी। देखो जो लाइन दी है वो भी पढ़ लेते हैं, दिस इज अ पाथवे फॉर द वाटर अपटेक बाय द रूट, पाथवे दिखा रखा है बिल्कुल सही, कॉर्टेक्स से, थ्रू द कॉर्टेक्स वाटर में ट्रेवल विया, कॉर्टेक्स के अंदर वाटर जो है वो ट्रेवल कर सकता है या तो एपोप्लास्ट पाथवे से, या तो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे से, एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे से। जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, इन द सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर फ्लो बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में से जा सकता है, यूजिंग प्लाज्मोडेस्माटा विदाउट क्रॉसिंग एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं, वो इस एक सेल से दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए जाए, मतलब ये देखो यहां से आ रहा है, लेकिन अब दो सेल्स के बीच में से ऐसे होते हुए जा रहा है, मतलब उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही तोड़ता हुआ जा रहा है, मतलब तोड़ता हुआ नहीं, उसके पास होता हुआ जा रहा है, दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन। फिर आ जाता है आपका एपोप्लास्ट वाले की बात करते हैं हम यहाँ पे बेटा, द एपोप्लास्ट पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप, यस बिल्कुल उसी को क्या करते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे ही है जिसको हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ब्लॉक करते हैं। सो आज का जो हमारा पूरा सेशन था उसमें हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया बेटा, डिफ्यूजन से पढ़ा, जिसमें हमने जाना वो क्या होता है, फिर हमने जाना है यहाँ पे अबाउट द फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सा ऑस्मोसिस, मतलब कैसे ऑस्मोसिस होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने जानी अबाउट द टोनिसिटी, क्या होती है वो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन, जिसमें अगर हमारे सेल्स को रखते हैं तो उनपे क्या इफेक्ट पड़ता है, टर्गर प्रेशर के बारे में जाना, वो प्रेशर क्या है, कब अप्लाई होता है, वो जाना था। फिर हमने कुछ जाइलम टिश्यू के बारे में जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ली क्योंकि हमें उसको पढ़ना था। नेक्स्ट हमने वाटर पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हेल्प कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट का फ्रॉम द रूट्स टू द टिप पार्ट, और एरियल में वो ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है। फिर हमने आगे की तरफ बढ़ते हुए ये जाना कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है और ये कैसा स्ट्रक्चर है जो रूट्स में आपको देखने को मिल रहा है। सो होपफुली आज के सेशन ने आपको हेल्प करी होगी, जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।